चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है लेजर पोस्टिंग। इस चैप्टर में आज हम लोग फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखें। कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 देखा था ना, कि जिनमें जर्नल एंट्रीज पर से लेजर पोस्टिंग करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम ही है। हमें पहले जर्नल एंट्रीज करनी है और उस पर से उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो और उसमें देखो कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ बादशाह नाम दिया हुआ है कि उनकी पहले जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, और लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट एंड स्टेट वेदर इट इज़ अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एंड ऑल्सो मेंशन द अकाउंट। बराबर, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पहले हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर उस पर से लेजर पोस्टिंग करनी है, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद उसकी क्लोजिंग करके आखिरी में बताना है कि कौन से लेजर का डेबिट बैलेंस आया और किसका क्रेडिट बैलेंस आया। कल 14 वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था ना, बराबर ना, लेजर पोस्टिंग की थी और आखिरी में क्लोजिंग भी किया था उसका। तो इसमें भी वैसे ही करना है, क्लोजिंग करके फिर बताना है कि किसका डेबिट और किसका क्रेडिट बैलेंस है। तो सेम सम करना है ना। तो सबसे पहले लेजर पोस्टिंग देख लें, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देख लें उसकी, कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। आप लोग पहले फॉर्मेट बनाना अच्छी तरह से, ऊपर लिखना कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री बादशाह। उसके बाद पूरा फॉर्मेट जर्नल एंट्री का कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ऐसे आएगा ना। और उसके बाद फिर उसमें जर्नल एंट्री शुरू करना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग पहले अच्छी तरह से फॉर्मेट बनाना, फिर उसमें लिखना शुरू करना। तो देखो कि अब इसमें जैसे सबसे पहला दिया हुआ है 2016 नवंबर 1, उसमें दिया हुआ है ब्रॉड 75,000 कैश एंड गुड्स ऑफ 15,000 इन द बिजनेस। हमेशा पहली एंट्री तो वही होती है ना, कि भाई बिजनेस शुरू करते वक्त पहले 75,000 कैश लेके आए और 15,000 का गुड्स लेके आए, सामान लेके आए। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं? सबसे पहली एंट्री कैपिटल में जाती है ना। पहली एंट्री किसकी होती है? कैपिटल की। तो पहली एंट्री वही करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखें कि ये फर्स्ट वाली एंट्री, बराबर, अब पूरा लिखना नवंबर 2016 डेट 1। तो उसमें सबसे पहले लिखें कि कैश अकाउंट डेबिट के कैश लेके आए। कितना कैश लेके आए? तो 75,000, बराबर। उसके बाद गुड्स लेके आए, तो उसके लिए लिखते हैं स्टॉक अकाउंट या तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, स्टॉक अकाउंट लिखते हैं, या तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, ऐसे लिखा जाता है। तो ये स्टॉक लेके आए हैं। कितना स्टॉक लेके आए? तो 15,000 का स्टॉक, बराबर। ये दोनों चीज़ें लेके आए ना। और क्रेडिट में लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, के टोटल कितना कैपिटल हुआ? 90,000 का। टोटल कैपिटल 90,000 का हुआ नहीं है, बराबर। आई बात समझ में? पहली एंट्री तो यही होती है कि जो जो सामान लेके आए वो डेबिट में और क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट, टोटल इनका, बराबर। फिर सेकंड वाली एंट्री कि सेकंड डेट में क्या दिया हुआ है? डिपॉजिटेड 40,000 इन द बैंक। बैंक में 40,000 डिपॉजिट किए हमने, 40,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए हैं। तो उसकी एंट्री क्या करते हैं? तो उसकी एंट्री भी नॉर्मली आती है ना, कि बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट में और कैश अकाउंट क्रेडिट में। सेकेंड एंट्री वही आती है कि यहाँ पर सेकेंड एंट्री करें कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हम लोग डिपॉजिट करें? तो 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ उसमें डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है। बैंक में पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे बिजनेस से पैसे जा रहे हैं तो उसमें कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। साथ में बीइंग भी लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बीइंग लिखना साथ में, जो क्वेश्चन में है वही। उसके बाद थर्ड वाली एंट्री, कि थर्ड एंट्री में दिया हुआ है गुड्स ऑफ 15,000 आर परचेज फ्रॉम ऑन्टी एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 3,000 कैश। कि यहाँ पर आंटी का हो कि भाई आंटी से 15,000 का गुड्स परचेज किया है और उसके बदले में 3,000 कैश में दिया। तो 3,000 कैश दिए हैं, बाकी का उधार। जो हमने उससे सामान खरीदा है तो उसमें थोड़े पैसे दिए हैं और थोड़े पैसे
बाकी रखे हमने, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं? देखो हमने परचेस किया है ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट में आता है कि नहीं? परचेस अकाउंट डेबिट में, और बाकी जो कैश दिया, जो बाकी रखा, वो सब कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। ऐसा ही ना, ये भी एंट्री हर सम में आई है हमारी कि जो परचेस किया है उसे डेबिट में, फिर जो कैश दिया, जो बाकी रखा, वो दोनों चीज़ें क्रेडिट में। ठीक है, तो एंट्री ऐसे उसकी हो जाएगी कि डेट 3 लिखें थर्ड डेट में कि परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि जो कैश दिया होगा हमने, और साथ में टू उसका नाम लिखेंगे कि आंटी अकाउंट, ऐसा ना। और अमाउंट कैसे लिखें? तो देखो परचेज में लिखते हैं टोटल अमाउंट, टोटल हमने कितना परचेज किया, तो 15,000 का सामान परचेज किया है, लेकिन उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है ना। मतलब उसमें कैसे होगा कि भाई 15,000 का सामान है, उस पर 10% मतलब कि 1,500 रुपये का डिस्काउंट, तो हो गया 13,500 रुपये का। कितने का गुड्स हो गया? 13,500। तो परचेस अकाउंट में लिखा जाएगा वहाँ पर 13,500, 13,500 वो परचेस में। और कैश और आंटी में क्या लिखेंगे? कैश में कितना लिखें? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेड 3,000 कैश, 3,000 रुपये कैश दिया है, तो कैश में लिखेंगे क्रेडिट में 3,000 रुपीज़, और आंटी में तो उसमें बाकी का 13,000 में से 3,000 दिए, तो बाकी के 10,000, 10,500 रुपीज़, बाकी के यहाँ आएंगे ना 10,500 रुपीज़। ओके, ऐसा ही होगा उसमें। फिर नंबर 4 वाली एंट्री, ये थर्ड हो गई परचेस किया, फोर्थ डेट 5 दी गई है, उसके बाद 5 डेट दी गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ 20,000 आर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट टू गोविंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एंड गोविंद हैज़ गिवन अ चेक ऑफ 5,000 विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब देखो सेम एंट्री, लेकिन हमने सेल किया है, 20,000 का सामान सेल किया है गोविंद ने, और उसमें से उसने 5,000 रुपये का चेक दिया, और बाकी उधार रहा, बाकी का बाकी रहा उसमें, तो उनकी एंट्री भी ऐसे ही आएगी ना। इसमें क्या करते थे कि भाई परचेस अकाउंट डेबिट और बाकी का क्रेडिट में लिखते थे, तो उसमें क्या किया जाएगा? उसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आएगा, जितना हमने सेल किया है वो पूरा का पूरा क्रेडिट में, और बाकी जितना हमने चेक दिया, जितना बाकी रखा, वो सब कहाँ पे आएगा? डेबिट में, बराबर ना, उतना डेबिट में आएगा ना। जो चेक मिला हमें, जितना बाकी रखा, वो दोनों डेबिट में। तो नंबर 4 की एंट्री ऐसे बनेगी उसमें कि चेक मिला है हमें, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिला है इसीलिए। फिर जो बाकी रखा ना, उसमें नाम लिखेंगे, किसका नाम है इसमें? गोविंद, गोविंद नाम है, तो गोविंद अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, टू क्या लिखा जाएगा? सेल्स अकाउंट के टोटल जो हमने सेल किया। अब सेल कितना किया, उसमें से 5,000 का चेक दिया और बाकी का बाकी रखा, तो पहले सेल कितना किया वो, तो उसकी काउंटिंग में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 20,000 का सामान है, जिस पे पहले 30% प्रॉफिट चढ़ाया, उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो उसको पर अगर ऐसे गिना ना कि देखो पहले 20,000 का सामान है, यहाँ काउंटिंग करते हैं कि 20,000 का गुड्स है, उस पे प्लस 30% प्रॉफिट, तो 30% मतलब 20,000 के 30% अगर करो ना, तो वो हो जाते हैं 6,000, 2 3 जा 6, इसलिए 6,000 हो गया वो, बराबर। मतलब गुड्स हो गया 26,000 का। कितने के गुड्स हो गए? 26,000 के गुड्स हो गए। अब इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, अब इस पे डिस्काउंट देना है, मतलब जो ये 26,000 का गुड्स है उस पे 10% मतलब कि 2600 का डिस्काउंट, तो 26,000 में से 2600 का डिस्काउंट दे दो, तो फिर कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा हमारा 23,400। कितना आएगा? 23,400 यहाँ पर बचेगा। मतलब जो हमने गुड्स सेल किया ना, वो कितने का गुड्स सेल किया? 23,400 में।
समझ आ रही है बात कि पहले हमने प्रॉफिट चढ़ाया उस पर और प्रॉफिट चढ़ाकर फिर उसमें से डिस्काउंट माइनस किया, मतलब सेलिंग हुई यहाँ पर, ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट में ना, तो सेल्स अकाउंट में लिखते हैं 23,400 रुपीज़। ओके, 23,400 का सेल किया, उसमें से चेक कितने का मिला, तो चेक मिला हमें 5,000 का, तो डेबिट में जो बैंक अकाउंट है उसमें कितना लिखेंगे 5,000 और बाकी का उधार रखा, बाकी का बाकी रखा हमने, तो 23,400 में से 5,000 का चेक मिला, तो बाकी कितना रहा, बाकी रहा 18,400। कितना बाकी रखा हमने 18,400, 18,400 रुपये बाकी वो। समझ आ रही है बात, ऐसे हुई एंट्री ना। जैसे इसमें कैसे किया, टोटल जो परचेस किया उसमें से थोड़ा कैश मिला और बाकी का उधार, वैसे इसमें जो टोटल सेल किया उसमें से ये चेक मिला और बाकी का उधार, ऐसे ही एंट्री करते हैं ना, बराबर। अब उसके बाद वाली एंट्री तो देखो नंबर 7, नंबर 7 में एंट्री है कि पेड सैलरी 4,500 एंड कार्टेज 450, कि हमने सैलरी दी है 4,500 की और कार्टेज, कार्टेज या कैरियज कहते हैं कि जो गाड़ी का भाड़ा होता है ना, कोई सामान आप बाहर से मंगवाते हो तो जो वो टेम्पो वाले को या ट्रक वाले को या जो भी गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है वो एक तरह से कार्टेज कहलाए, मजूरी कहलाई वो, तो 450 रुपये की वो मजूरी दी है, कार्टेज दिया हमने। तो देखो ये दोनों एक्सपेंस है, सैलरी एंड कार्टेज दोनों हमने पे किए, दोनों एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा कहाँ पे आते हैं, डेबिट में आते हैं, एक्सपेंस डेबिट में आते हैं ना, तो एक्सपेंस डेबिट में और क्रेडिट में लिखा जाएगा कैश, क्योंकि इस एक्सपेंस के बदले में क्या दिया हमने, कैश दिया ना, सही बात ना, एक्सपेंस के बदले में हमने कैश दिया तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट में और ये दोनों नाम वो डेबिट में, ठीक है। तो देखो कौन सी डेट है, 7th डेट, तो 7th डेट की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ये 5th डेट थी ना, तो उसके बाद 7th डेट, तो उसमें लिखा जाता है कि सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस है तो इसलिए उसका अकाउंट डेबिट, कि सैलरी अकाउंट डेबिट कितना डेबिट करेंगे 4,500, इतना सैलरी दिया। दूसरा कार्टेज लिखा हुआ है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट कितना, तो 450, 450 वो कार्टेज हुआ ना, और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट में, ये दोनों एक्सपेंस थे वो डेबिट में लिखे और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, इन दोनों का प्लस के दोनों मिलाकर कितने दिए 4,950 रुपीज़ हमने पे किए, इतना पे किया ना 4,950, यही हुई ना एंट्री, दोनों एक्सपेंस थे ना तो उन दोनों को डेबिट में लिखा और क्रेडिट में लिखा हमने कैश अकाउंट, क्लियर। अब उसके बाद वाली एंट्री नंबर 8, 8th डेट में है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 इज पेड बाय चेक, 2,000 रुपये का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है। तो ये फायर इंश्योरेंस तो शॉप का ही होता है ना, तो उसमें फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट वही बनता है, बराबर ना, वही अकाउंट बनेगा और उसमें ये भी एक्सपेंस है, जो इंश्योरेंस हमने पे किया वो भी हमारा खर्चा है ना, तो इसलिए ये इंश्योरेंस वो डेबिट में आएगा और क्रेडिट में लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पे किया है, तो क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। तो देखो डेट 8 की एंट्री यहाँ करें, ये रफ कर दें, अब ये कैलकुलेशन जो की थी वो हटा दें, अब डेट 8 की एंट्री, 8th डेट उसमें लिखें कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट में कितना हमने पे किया, चेक से पे किया था इसलिए बैंक अकाउंट, और कितना पे किया हमने, तो 2,000 रुपीज़ पे किया है, बराबर, ये एंट्री हो गई इसकी। फिर उसके बाद वाली एंट्री डेट 10th डेट में है कि उसमें लिखा हुआ है पेड 3,500 बाय चेक टू शाह एजेंसी फॉर एन एडवर्टाइजमेंट इन एन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी ना, इसलिए शाह एजेंसी को 3,500 का चेक दिया। तो देखो ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है तो इसके लिए अकाउंट बनता है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, यहाँ तो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, जो भी कहो उसमें। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट वो भी एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे इसमें बैंक अकाउंट, क्योंकि ये भी चेक से दिया ना,
तो सेम एंट्री इसकी तरह ही आएगी, जो डेट में एंट्री की वही 10th डेट में, उसमें लिखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट में करेंगे, उसमें भले एडवर्टाइजमेंट लिखो या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखो, और अमाउंट कितने लिखेंगे 3500। 3500 का हमने चेक दिया, ओके। ये 10th वाली एंट्री भी हो गई। फिर उसके बाद डेट 12 दिया हुआ है, 12th डेट, उसमें लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ 24,000 परचेज फ्रॉम चकन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 9,600 कैश टू चकन। यहाँ पर चकन से हमने परचेज किया है कितना, 24,000 का गुड्स वो परचेज किया है, जिसमें से 9,600 वो हमने पे किया है। तो मतलब थोड़ा पे किया है और थोड़ा उधार रखा ना, तो इसकी तरह एंट्री ना। ये कैसे परचेज में एंट्री की थी, जितना परचेज किया था उसमें से थोड़े पैसे दिए और थोड़े बाकी रखे, तो ये वाली एंट्री भी सेम ही होगी ना परचेज की, बराबर ना। तो इसकी एंट्री में भी करेंगे कि 12th वाला है जो, कि उसमें डेट 12 लिखें, उसमें लिखें कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि जितना कैश दिया हमने, और टू चकन अकाउंट, दूसरा चकन का नाम लिखेंगे कि उतना बाकी रखा उसके लिए। सही बात ना। परचेज में टोटल अमाउंट लिखते हैं, उसमें से जितना कैश दिया वो यहाँ लिखते हैं क्रेडिट में, और जो बाकी रखा वो यहाँ पे लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट में कितना लिखेंगे हम लोग, तो देखो 24,000 का गुड्स है जिस पे 10% डिस्काउंट, मतलब अगर काउंटिंग करें ना तो 24,000 का गुड्स, उसमें से 10% मतलब कि 2,400 का डिस्काउंट, बराबर। 2400 रुपये का डिस्काउंट है, तो कितना हो गया उसमें, तो उसमें हो गया 21,600 रुपीज़। तो परचेज किया हमने 21,600 का गुड्स, यहाँ पर 21,600 का गुड्स परचेज किया, उसमें से कैश दिया हमने, तो कितना कैश दिया उसमें, तो कैश दिया हमने 9,600 का, कैश में कितना दिया हमने 9,600 का, और बाकी का उधार रहा। तो कितना बाकी रहा, 21,600 में से 9,600 माइनस करो तो बचेगा 12,000 रुपीज़। 12,000 का सामान उधार रहा ना, सही बात ना। 21,000 का हमने परचेज किया, जिसमें से 9,000 कैश दे दिया और 12,000 रुपये बाकी रखा हमने, सही बात है। ये 12th वाली एंट्री हो गई। 12th के बाद 14 वाली एंट्री, उसमें दिया हुआ है पेड 10,000 बाय चेक टू आंटी एंड द बैलेंस अमाउंट इन कैश। देखो यहाँ यह आंटी अकाउंट हमने बाकी रखा था ना, उसको परचेज किया था और बाकी रखा था कितना 10,500, 10,500 बाकी था, तो उसमें से लिखा हुआ है 10,000 रुपये का चेक दिया, बाकी का कैश दिया और अकाउंट सेटल कर दिया। तो 10,500 में से 10,000 का चेक दे दिया, 500 रुपये कैश में दे दिए और अकाउंट सेटल कर दिया हमने, बराबर। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसकी एंट्री कैसे होगी, ये पहले भी बताया है, हम लोग उसे पैसे दे रहे हैं ना, तो जिसको भी हम लोग पे करते हो ना तो उसका अकाउंट डेबिट में लिखते हैं। वैसे भी देखो आंटी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है, तो यहाँ लिखा जाएगा डेबिट में, और क्रेडिट में लिखते हैं जो हमने पैसे दिए। वैसे भी हमारे पैसे गए तो वो क्रेडिट में ही आता है ना, हर रूल के हिसाब से ही एंट्री होगी ना। तो मतलब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, डेट दी गई है 14 डेट है, तो एंट्री होगी उसमें आंटी अकाउंट डेबिट, उसमें अमाउंट लिखेंगे 10,500, कि उसको तो इतना देना बाकी था ना 10,500, तो वो आंटी अकाउंट डेबिट में, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट में बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक में कितना लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये बैंक में, क्योंकि चेक दिया ना 10,000 का और बाकी का कैश दिया हमने, तो दूसरे के लिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट, हमारे पैसे जा रहे हैं इसलिए ये दोनों क्रेडिट में, कि टू कैश अकाउंट 500 रुपये का कैश दे दिया हमने, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई ना आंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश अकाउंट।
समझ आई बात? वैसे ही देखो उसके बाद 15 वाली एंट्री कि उसमें लिखा हुआ है अ चेक ऑफ 18,400 सेंड बाय गोविंद विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। हाँ, अब गोविंद का, यहाँ हमने गोविंद को सेल किया था ना, बराबर, उसको सेल किया था सामान जिसमें से थोड़े पैसे मिले थे और ये बाकी थे, 18,400 रुपये उसके बाकी थे और उसने ये पूरी अमाउंट का ही चेक भेज दिया, कुछ बाकी नहीं रखा, 18,400 रुपये पूरे का चेक मिल गया। तो ये पैसे मिले ना, तो जिससे भी पैसे मिलते हैं ना तो उसका अकाउंट कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में। मतलब गोविंद अकाउंट क्रेडिट में आता है। जब बाकी रखते हैं ना तो उसको डेबिट में लिखा था, अब मिल गए तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ये आंटी में भी ऐसा ही था ना, उससे परचेज किया था तो जब बाकी था तो उसका अकाउंट क्रेडिट में, लेकिन जब मिल गए तो उसका अकाउंट डेबिट में आ गया। वैसे ही गोविंद में भी पैसे अब मिल रहे हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट में आएगा, बराबर। गोविंद अकाउंट क्रेडिट में और डेबिट में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। चेक मिला ना हमें, पूरा चेक मिला है, तो इसलिए डेट 15 की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, 15 डेट, उसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट कितना हो जाएगा? 18,400 रुपीज़। 18,400 पूरे हमें पैसे मिले, बराबर। फिर उसके बाद आखिरी डेट 16 वाली एंट्री है कि उसमें एंट्री दी गई है पेड 4,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर द स्कूल फीस ऑफ डॉटर ऊर्जा। कि यहाँ पर बिजनेस से स्कूल फीस ऑफ डॉटर ऊर्जा, कि भाई बेटी की स्कूल फीस हमने पे की है, मतलब ये तो घर का खर्चा हो गया, पर्सनल एक्सपेंस हो गया। और अगर पर्सनल एक्सपेंस पे करते हैं तो उसके लिए क्या बनाते हैं? उसके लिए बनाते हैं ड्राइंग अकाउंट, है कि नहीं? पर्सनल एक्सपेंस पे होता है तो क्या बनता है? ड्राइंग अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर हमने पर्सनल एक्सपेंस पे किए हैं 4,000 रुपये, तो उसके लिए तो ड्राइंग अकाउंट ही लिखा जाएगा ना। और ड्राइंग अकाउंट हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में। तो इसलिए उसकी एंट्री हो जाएगी डेट 16 की एंट्री, उसमें लिखेंगे कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कि घर के खर्चे के लिए हमने पैसे दिए हैं, कितने? तो 4,000 रुपीज़। 4,000 बेटी की फ़ीस भरी ना हमने, बराबर ना, बेटी के लिए फ़ीस भरी तो उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट लिखा जाएगा उसमें। समझ आई बात? क्लियर हुआ? ये सब जर्नल एंट्रीज हो गई ना, ठीक है। अब ये जो जर्नल एंट्रीज हो गई तो इस पर से क्या बनाएंगे? तो अब इस पर से बनाए हम लोग लेजर पोस्टिंग, ठीक है। इस पर से लेजर पोस्टिंग करते हैं ना यहाँ पर, तो अब हम लोग इसकी लेजर पोस्टिंग देखते हैं। चलो देखो कि अब जैसे हमने ये जर्नल एंट्रीज की तो अब उस पर से लेजर पोस्टिंग करें ना। और लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं कि जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो जो नाम हैं उन सभी नाम का एक एक लेजर बनाते हैं। कि जैसे कि सबसे पहले कैश अकाउंट है तो सबसे पहले वही बनाएंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। और इसका फॉर्मेट ध्यान है ना, जैसे सब में बनाते हैं लेजर का वही फॉर्मेट कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड हो जाएंगे। डेबिट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। क्रेडिट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ऐसे हो जाएगा ना। तो जैसे पहले कैश अकाउंट बनाया, उसके बाद स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट बनाएंगे स्टॉक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, तो तीसरा लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट, तो उसके बाद का बनाएंगे बैंक अकाउंट। फिर बनाएंगे कैश अकाउंट, तो कैश एक बार हो चुका है, दूसरी बार नहीं। ऐसे करके एक एक अकाउंट बनाएंगे ना। फिर परचेस अकाउंट, कैश तो हो चुका, फिर ये आंटी अकाउंट, बैंक भी हो गया तो गोविंद अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कार्टेज अकाउंट। तो ऐसे सभी लेजर्स, जितने भी आपके लेजर्स बनते हो वो सभी लेजर्स यहाँ पर तैयार करेंगे। और लेजर तैयार करने के बाद क्या करेंगे? तो एक एक जो जर्नल एंट्री की है उसकी लेजर पोस्टिंग करते जाएंगे, बराबर ना। एक एक जर्नल एंट्री की एक एक लेजर पोस्टिंग होती जाएगी उसमें। तो जैसे कि सबसे पहला देखें, और उसमें भी ये एक एक करके एंट्री करते हैं ना, कि सबसे पहले जैसे कैश अकाउंट, तो लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट 75,000, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट में जाते हैं और नाम किसका लिखते हैं? क्रेडिट वाला।
बराबर ना। कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और नाम लिखेंगे ये क्रेडिट वाला कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट ये 75,000। कैश तो 75,000 का ही है ना, मतलब कैश अकाउंट के डेबिट में जाएं, वहाँ पे पहले भले अमाउंट लिख दें 75,000, डेट लिख दें फर्स्ट, डेट 1 पहली डेट, और नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला कैपिटल अकाउंट, तो नाम में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। बराबर, ये हो गई ना लेजर पोस्टिंग इसकी पहले। फिर दूसरी स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000, तो इसमें भी लिखा हुआ है स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो मतलब स्टॉक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, स्टॉक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अमाउंट लिख दें 15,000, डेट लिख दें नंबर 1, और नाम में क्या लिखेंगे, तो नाम में लिखेंगे क्रेडिट वाला नाम, तो नाम किसका है क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट, तो नाम में लिखेंगे क्रेडिट वाला कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड पे कुछ भी लिखो ना तो टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे कुछ भी लिखो तो क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। बराबर, ऐसे होगा ना ये। और यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, अमाउंट ये होनी चाहिए 90,000, और नाम में, तो नाम में डेबिट वाला, अब डेबिट वाले दो नाम है ना, तो मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके दो बार लिखेंगे, ये दो नाम लिखेंगे, कैश और स्टॉक दोनों। बराबर, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और नाम, तो नाम इन दोनों के लिखेंगे, कैश एंड स्टॉक। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएं, डेट 1 लिखें, और उसमें ऐसा लिखें कि बाय कैश अकाउंट, और दूसरा बाय स्टॉक अकाउंट। अमाउंट में कैश में लिखेंगे 75,000 का कैश, और स्टॉक में लिखेंगे 15,000। ऐसे हो जाएगा ना, ये कैश एंड स्टॉक वो दोनों आ गए कि नहीं। बराबर, ये पहली एंट्री हो गई, जर्नल एंट्री हो गई ना, सिंपल। फिर वैसे ही दूसरी एंट्री कि उसमें बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाओ, नाम अमाउंट लिखो कितनी 40,000, और नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला कैश अकाउंट। बराबर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाओ, अमाउंट लिख दो उसमें 40,000 रुपीज़, डेट समझो सेकंड, और नाम में जो क्रेडिट में है वो, कि क्रेडिट में कौन सा नाम है, कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे टू कैश अकाउंट मतलब कि कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएं, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएं और नाम लिखें किसका, बैंक का, कि टू कैश अकाउंट मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएं, अमाउंट लिख दें पहले ये 40,000 रुपीज़ ही, डेट लिख दें सेकंड, और नाम लिखें डेबिट वाला बाय बैंक अकाउंट। डेबिट में लिखते हैं तो बाय लिखते हैं ना, कि बाय बैंक अकाउंट। ओके, तो ये भी एंट्री हो गई ना, सेकंड वाली भी। ऐसे ही करते हैं ना लेजर पोस्टिंग, याद है कि नहीं, हर सम में हमने ऐसे ही किया है। फिर तीसरा वही ऐसे ही करेंगे कि परचेस अकाउंट डेबिट, तो परचेस अकाउंट जो आपका बना होगा, जो आगे बना होगा परचेस अकाउंट, उस परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अमाउंट ये होनी चाहिए 13,500, और नाम क्रेडिट में, अब क्रेडिट वाले दो नाम है ना, तो वो दोनों नाम वहाँ पे लिखेंगे। ओके, परचेस अकाउंट के डेबिट में जाओ और वहाँ पे ये दोनों नाम लिखो, कैश अकाउंट 3,000 और आंटी अकाउंट 10,500, तो टोटल तो इतना ही हो गया ना। बराबर ना, परचेस अकाउंट के डेबिट में जाके नाम इन दोनों का लिखेंगे। और वैसे ही यहाँ पे है टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट मतलब कि कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, अमाउंट लिखेंगे ये 3,000, और नाम में कौन सा, परचेस अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, अमाउंट लिख दें ये 3,000 रुपीज़, डेट लिख दें ये थर्ड, और नाम में कौन सा, तो नाम में जो डेबिट में है कौन सा नाम है, परचेस अकाउंट, तो नाम में वो लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। ये एंट्री हुई ना। और वैसे ही इसमें कि टू आंटी अकाउंट, तो आंटी अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है, आंटी अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, अमाउंट लिखेंगे 10,500, और नाम किसका लिखेंगे, परचेस अकाउंट लिखेंगे। सही बात है, समझ आ रही है अब बात, क्लियर है ना, सबकी लेजर पोस्टिंग ऐसे ही करते हैं ना।
चैप्टर एंड होने वाला है और सब में सेम लेजर पोस्टिंग हमने की है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इन सब की भी जो भी ये जर्नल एंट्री हमने की है सबकी लेजर पोस्टिंग आप लोग ट्राई करना, होगी ना ऐसे ही लेजर पोस्टिंग। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद मैंने लिंक में जो है वो पूरा सॉल्यूशन रखा हुआ है कि उसमें से डाउनलोड करके फिर एक बार सॉल्यूशन देखा करो, पहले ही नहीं, पहले ही मत देख लिया करो ऐसे चोरी करके, भाई बिना देखे चलो देख के मैं सीधा कॉपी कर देता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ होगा फ़ायदा कि आप टीचर्स को दिखाने के लिए और किसी को दिखाने के लिए देख के लिख देते हो, तो उसका जनरली कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सीखा तो कुछ भी नहीं, बस देख के लिख दिया। इससे अच्छा पहले खुद लिखो, खुद ईमानदार रहो कि हाँ भाई मैंने खुद लिखा है और फिर मैंने चेक किया है कि ये सही है। चोरी करोगे शायद किसी को पता ना चले, कि आपके टीचर्स को या किसी को कोई भी पता ना चले, लेकिन आपको तो फिर नुकसान होगा ना उसका आगे, कि हमने सीखा तो कुछ भी नहीं, देख के लिख दिया, तो उसका फ़ायदा क्या। पहले खुद ट्राई करो इसकी लेजर पोस्टिंग पूरी की पूरी, और उसके बाद फिर उसमें सॉल्यूशन में देखो कि भाई सही किया है या गलत किया है हमने, ठीक है। तो चलो इसकी लेजर पोस्टिंग आप कंप्लीट करोगे ना, और लेजर पोस्टिंग के बाद आखिरी में क्या करना है, तो आखिरी में इसकी क्लोजिंग करनी है, सभी लेजर क्लोज करने हैं और बताना है किसका डेबिट बैलेंस किसका क्रेडिट बैलेंस। कल वाले 14 क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था ना, बराबर ना, तो यहाँ पर भी वैसे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे 4 अकाउंट बने हुए हैं, तो इन 4 अकाउंट की क्लोजिंग करें पहले, पहले ये 4 अकाउंट क्लोज करके देखें। और इन 4 अकाउंट में ध्यान देना कि ये जो हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो इसमें अभी तो ये आधी आधी एंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये पूरी जर्नल एंट्रीज तो बाकी है ना अभी, तो फिलहाल ये जो आधा है मैं उसी को ही क्लोज कर रहा हूँ। आपके जब ये सभी कैश में बहुत सारी एंट्रीज होगी, वो सभी एंट्रीज कंप्लीट हो जाए फिर क्लोज करना है। इसमें भी स्टॉक में शायद एक ही एंट्री है, कैपिटल में भी एक ही एंट्री है, या बैंक में बहुत सारी एंट्रीज होगी, है ना, बहुत जगह पर बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो वो सब एंट्रीज हो जाए उसके बाद प्रॉपरली क्लोज करना। अभी मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले कैश अकाउंट क्लोज करना हो अगर, तो कैश में चेक करते हैं कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है, कि भाई डेबिट का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, किस साइड का टोटल ज़्यादा है वो पहले चेक करते हैं। तो इसमें किसका टोटल ज़्यादा है, यहाँ डेबिट का, बराबर ना, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो क्या करते हैं यहाँ आखिरी में सबसे पहले एक ये लाइन बनाकर यहाँ पर टोटल कर देंगे। भाई डेबिट का टोटल हो गया 75,000 रुपीज़, बराबर, 75,000 डेबिट का टोटल, फिर वही टोटल यहाँ पर भी करेंगे, वही टोटल यहाँ पर भी किया जाएगा, ये 75,000, क्लियर। और फिर ये 75,000 में से ये दोनों माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 75,000 में से ये दोनों माइनस होगा, तो 75,000 में से 40 और 43 अगर माइनस करें तो कितना बचेगा, वो बचेगा 22,000, ठीक है, सॉरी 32,000, कितना बचेगा उसमें, 32,000 रुपीज़ बचेगा, सही बात ना। ये जो 32,000 रुपीज़ बचा ना, उसके सामने क्या लिखते हैं, तो उसके सामने लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखा जाता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि इतना बैलेंस अब हम लोग आगे के मंथ में या आगे के साल में कंटिन्यू करेंगे, बराबर। और डेट में, तो डेट में मंथ की आखिरी डेट, जैसे ये सब नवंबर मंथ का है, तो नवंबर मंथ की आखिरी डेट 30 यहाँ पे लिखेंगे, ओके। तो ये क्लोजिंग हो गया ना, बराबर ना। कैसे क्लोजिंग करते हैं, पहले डेबिट का टोटल किया, जिसका ज़्यादा हो, जिस साइड ज़्यादा हो, तो भाई डेबिट का ज़्यादा था तो डेबिट का टोटल किया, और वही टोटल यहाँ पर भी लिख दिया, और उसमें से जो ऊपर अमाउंट हो वो सब माइनस कर दी, तो बाकी का बचा ये इतना बैलेंस हमारा बचा। और इसमें अगर पूछे कि कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे किस साइड का टोटल ज़्यादा था कैश में, तो कैश में डेबिट का टोटल ज़्यादा था ना, तो इसलिए ये डेबिट बैलेंस है, बराबर। कैश का कौन सा बैलेंस कहलाया, डेबिट बैलेंस कहलाया। वैसे ही अब स्टॉक अकाउंट को क्लोज करें, तो स्टॉक में एक ही एंट्री है, क्योंकि पूरे सम में देख लो ये स्टॉक वो दूसरी बार तो आया ही नहीं ना, बराबर ना, मतलब वो स्टॉक की तो एक ही एंट्री थी, तो उसमें ये एक ही है 15,000, तो इसी को ही क्लोज कर दें। तो क्लोज करने के लिए क्या करें, यहाँ पे वैसे ही लाइन करके ये 15,000 ही इस साइड का टोटल आएगा डेबिट में,
वही टोटल यहाँ पर भी लिख देंगे 15,000 रुपये, और उस 15,000 में से ऊपर कुछ माइनस करने के लिए तो बचा ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो वही का वही लिख देंगे यहाँ पर भी 15,000, और नाम में क्या लिख देंगे, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बराबर, ये लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और डेट, तो डेट आखिरी 30 डेट, तो ये स्टॉक अकाउंट भी क्लोज हो गया, बराबर, स्टॉक भी इसमें क्लोज हो गया ना। और इसमें भी कौन सा बैलेंस आया, तो किस साइड का टोटल था, हमारा डेबिट का टोटल था ना पहले, तो इसलिए स्टॉक का भी कहलाया डेबिट बैलेंस, बराबर। जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो ना वो बैलेंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ कैपिटल में देखो, कैपिटल में भी यही एंट्री है, पूरा कैपिटल और दूसरी बार आया ही नहीं, तो यही एंट्री है कैपिटल की, तो इसमें भी क्या करें, इसमें भी पहले टोटल कर देना, आखिरी में लाइन बनाकर पहले क्रेडिट का टोटल, तो 75 और 15 क्रेडिट का टोटल आ जाएगा 90,000 रुपीज़, बराबर, 90,000 ये आ गया। तो वही टोटल यहाँ पे 2 लाइन कर देते हैं, और वही टोटल यहाँ पे भी लिख देते हैं 90,000 रुपीज़, और फिर यहाँ पे भी कुछ माइनस के लिए बचा नहीं है, तो सीधी यही अमाउंट लिख देंगे 90,000, और उसके सामने क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, डेबिट साइड पे है ना, तो टू बैलेंस, और डेट में 30 डेट आखिरी डेट, तो ये कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया ना, समझ आई बात है। और यहाँ कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस कहलाया, डेबिट के क्रेडिट, तो इसमें भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट में टोटल किया ना हमने, तो इसलिए कैपिटल का कहलाया क्रेडिट बैलेंस, बराबर। देखो ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ध्यान देना, क्योंकि देखो इसी बैलेंस पर से अब हमारा इसके बाद वाला सेकंड चैप्टर शुरू होगा, इसके बाद जो 10th वाला चैप्टर है वो इसी बेस पर ही है, कि जो आखिरी का बैलेंस ढूंढ रहे हो ना, वही बैलेंस पर से अब आगे का स्टेप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हमारे अकाउंट में सभी चैप्टर एक दूसरे से कंटिन्यू है कि नहीं है, बराबर ना, तो सब चैप्टर जैसे पहले से अभी तक कंटिन्यू थे, तो अभी जहाँ ये लेजर कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद ही इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी स्टेप पर से। तो इसलिए अच्छी तरह से ये हर एक मेथड देखना, मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि ये हर एक चीज़ अच्छी तरह से ध्यान से माइंड में बिठा लेना, ओके। तो ये समझ में आ रहा है क्लोजिंग कैसे करनी है। तो एक क्लोजिंग में कैपिटल की भी क्लोजिंग पता चली ना, कि उसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस कहलाया। और बैंक में, अभी बैंक में फ़िलहाल मैंने एक ही एंट्री की है, तो इसको मैं क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो बैंक में बहुत सारी दूसरी एंट्री होगी, तो उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों की एंट्रीज जब हो जाए तो उसमें फिर चेक करते हैं कि कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, कि अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो उसका टोटल पहले लिखेंगे, वही टोटल यहाँ पर भी लिखते हैं, और फिर उसमें से ऊपर जो अमाउंट हो वो सब अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो इसका भी बैलेंस मिल जाएगा, बराबर ना, बैंक का भी बैलेंस हमें मिल जाएगा। समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ माइंड में। तो इस तरह से इन सब का बैलेंस ढूंढना, जितने भी आपने अकाउंट बनाए होंगे लेजर के लिए, उन सभी अकाउंट के बैलेंस अच्छी तरह से फाइंड कर लेना, ठीक है। तो ये सम आज अच्छी तरह से कंप्लीट करो, तो इनके आगे के सम से आगे के टॉपिक्स वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे, ओके। थैंक यू।